अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में सिर्फ एक ही चीज़ का शोर मचा हुआ है और उसका नाम है तोशा खाना। क्या सहाफ़ी, क्या सियासतदान, क्या ब्यूरोक्रेट, यहाँ तक कि जो पीटीवी के कैमरामैन हैं उनके नाम भी इस लिस्ट में सामने आ चुके हैं और हर किसी ने ही इस बहती गंगा में अपने हाथ धोए हैं। शरीफ बस वही बचा है जिसको मौका नहीं मिला और अब इसी मामले में एक फतवा भी सामने आ गया है और इस हवाले से लाहौर की जो जामिया नईमिया है उन्होंने तोशाखाना कानून से मुताल्लिक इसको गैर शरई करार दे दिया है और इस फतवा जारी करने वालों के जो नाम हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें डॉक्टर रागिब नईमी हैं, मुफ्ती इमरान हनफी हैं, मुफ्ती नदीम कमर साहब हैं, मुफ्ती आरिफ हुसैन इसमें शामिल हैं। और फतवे में ये कहा गया है, जो कि आवाम को शायद बिल्कुल ठीक लगेगा, कि तोशा खाना से कम कीमत पर जो अशिया खरीदी जा रही हैं वो शरई लिहाज से किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। इस फतवे के मतन के मुताबिक तोशा खाना के जो तहाइफ हैं वो मुल्क व कौम की अमानत हैं और जो भी अफराद इनमें मुलव्वस हैं शायद इस कानून को तब्दील करने की भी ज़रूरत है कि किस तरह से जो इतनी महंगी चीज़ें हैं उन्हें कौड़ियों के दाम ख़रीदा जा रहा है। तो इस पर बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस फतवे में कहा गया है कि अहादीस मुबारका के मुताबिक हुकूमती ओहदेदारों को मिले तोहफे रियासती ख़जाने में जमा होने चाहिए। इसका जो फ़ायदा है वो आवाम को मिलना चाहिए, ना कि अशराफिया को मिलना चाहिए, जिस तरह कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पीटीवी के कैमरामैन्स हैं उनके भी नाम इसमें शामिल हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, उनकी भी जो लिस्ट है वो इस वक्त पब्लिक की गई है। तो बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही साथ अभी ये इस फतवे में चीफ जस्टिस से अपील की गई है कि जो कानून है शायद इसको तब्दील करना चाहिए और इसमें तब्दीली में जो किरदार है वो सुप्रीम कोर्ट ही अदा कर सकती है। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तोशा खाना और इमरान खान की गिरफ्तारी के शोर में रैली, निगरान हुकूमत और पुलिस नाकाम, मरियम मजीद बेभर गई। कप्तान तब्दील, भारत को साफ जवाब, पीएसएल प्लेऑफ मरहले में दाखिल। आईएमएफ ने नाकों चने चबवा दिए, हुकूमत अमरीकी मदद की मोहताज। और 40 साल से पाकिस्तान में फंसे बांग्लादेशी कारी अब्दुल कबीर भी होंगे आज के शो का हिस्सा। सबसे पहले बात करेंगे, एक तरफ मामला तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक, जहां वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। हालात हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। कल इमरान खान के 2 केसेस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, लेकिन वो सड़कों पर मौजूद थे, रैली की क़यादत कर रहे थे, रैली से उन्होंने खिताब भी किया है। इस पर हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। तोशा खाना के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। खान साहब ने भी जो घड़ी ली है उस पर काफ़ी बातचीत की जा रही है कि इमरान खान जो हैं वो जो पहले हुक्मरान मौजूद थे उनको तनकीद का निशाना बनाते थे कि वो तोशा खाना से चीज़ें लेते रहे हैं, लेकिन खान साहब खुद ही ऐसा लग रहा है कि उनके नक्शे कदम पर चलते रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। खैर, जज धमकी केस में इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर पहुंची है। तोशा खाना केस में भी इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो बहाल हो चुके हैं, लेकिन खान साहब ने कल रैली की क़यादत की है। और इस गिरफ्तारी के हवाले से जो पंजाब की निगरान काबीना है वो भी काफ़ी कन्फ्यूज़ दिखाई दे रही है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या निगरान जो सेटअप पंजाब में मौजूद है वो उसका जो एक वज़न है वो उठा सकता है, वो बर्डन बर्दाश्त कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि नई तशरीहात सामने आ रही हैं इलेक्शन की डेट्स को लेकर। जो इस वक्त वकील हैं वो इस वक्त ये वहाँ पर कह रहे हैं, पीटीएम के वकील, सुप्रीम कोर्ट में उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि 90 रोज़ के अंदर सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन कराना मकसूद नहीं है बल्कि सिर्फ तारीख देना होता है। तो नई जो तशरीह है वो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमलों का खदशा है। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से नोटिफाई भी किया गया है। और मरियम नवाज़ काफ़ी गर्जी बरसी हैं। मरियम नवाज़ ने जहाज़ वाले मामले का जिक्र भी किया है। मरियम स्टेटमेंट पहले सुनते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट आपने सुनी, जहाज़ वाले जो मामला था उसका वो जिक्र कर रही हैं। जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब से अमरीका गए हैं, मुल्क की इज़्ज़त का ये मामला है। इस तरह से पहले भी एक इंसिडेंट पेश आया, शाहिद खाकान अब्बासी जब
अमेरिकी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, वो खबरें बड़ी सरगर्म हुई। सियासतदान एक दूसरे को ही बकअप नहीं करते इस तरह के मामलात पे, जहां पर शायद मेरा ख्याल है मुल्क की जो इज्जत है उसको पहले रखना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग शायद इन मामलों पे तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये दोनों वाकयात हैं। इन वाकयात से ये खबरें जो छपी हैं अखबारों में और बाहर भी बहुत छपी हैं, और जहाज वाला मामला तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था जी। यानी वो तो पनिश किया गया था। वो पनिश किया गया था कि तुम OIC से टूट कर जाओगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। और जहाँ तक खाकाना भाई साहब का है मामला, तो इंडिया के भी बहुत से वजीर गए अमेरिका, उनके साथ भी वहाँ यही सलूक हुआ है जो खाकाना भाई के साथ, और हमारे और लोगों से भी हुआ है। कोई ऐसी नई बात नहीं, तस्वीरें भी आई हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि तोशा खाना एक अरसे से हमें तंग कर रहा था। एक अरसे से मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये करप्शन का एक जरिया था कि आप कम पैसे दें और गाड़ी ले जाइए आप जी। 5 करोड़ की गाड़ी आप 50 लाख में ले जाइए, क्या मसला है। 9 करोड़ की घड़ी आप 35 लाख में ले लें और पैसे दिए बगैर ले लें। जब पैसे आपको मिल जाएं खरीदार से तो आप उसको वापस कर दें। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये हुक्मरानों ने करप्शन का एक जरिया इसको बनाया हुआ था। रिश्वत कह लें आप इसको खुश करने की तरकीब करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमजोर चीज थी कि इसमें नाम सिर्फ सियासतदानों के आते थे जी, नाम सिर्फ वुज़रा के। बिल्कुल बेग साहब, हमने कल भी जब हम ये खबर कर रहे थे, स्टोरी पर बात कर रहे थे, और हमने पहला सवाल यही रखा था अपने एनालिस्ट के सामने भी कि जो सियासतदान हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हैं। शायद हम देखते हैं जजेस का, जर्नलों का कभी नाम मंजर आम पर नहीं आया, सियासतदानों को ही निशाना बनाया जाता है। बड़े बड़े आराम से हम लोग उन पर तनकीद कर लेते हैं, हालांकि सभी इसमें शामिल हैं, उनके नाम नहीं सामने आते, इस पर कोई कानून साजी नहीं है। 21 साल बाद 21 साल का जो एक सारा रिकॉर्ड था वो भी मंजर आम पर आया है। जी जी, उससे हाई कोर्ट ने कहा पहले भी लेकर आओ, जिस हालत में भी है पहले भी आ जाएगा अगर मिल गया वो। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सियासतदान सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि वो आप उसकी जितनी चाहे तौहीन कर लें, वो आपको पनिश नहीं कर सकता, वो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता जी। सियासतदान ना वो आपको पकड़ सकता है, ना वो आपको गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है, वो तो मजबूर महज होता है। तो एक मारते रहे, कूटते रहे उसको। लेकिन कल एक रात को जो एक अहम तरीन बात हुई है वो ये है कि तोशाखाना पॉलिसी 2023 आ गई है और उसमें ये वाजे कर दिया गया है कि मैक्सिमम जो मालियत होगी तोहफे की वो $300 होगी, उससे ज़्यादा का तोहफा कोई वसूल नहीं करेगा, ना नकदी लेगा। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, इससे जाहिर होता है कि नकदी भी ली गई है, ठीक है, क्योंकि जब क्लॉज डाली गई है जी जी पॉलिसी में कि आप नकद भी नहीं लेंगे, कैश भी नहीं लेंगे आप, तो इसका मतलब है कैश भी लिया गया है। वो कैश किसने लिया इस लिस्ट में कहीं पर नहीं है, जो हमने कल लिस्ट देखी है, और इस लिस्ट में बहुत से नाम नहीं है, एक दो तबकात के तो नाम ही नहीं लिस्ट के अंदर। इस जो नई पॉलिसी आई है उस पर क्लियर है कि इसका इतलाक सरकार के तमाम इदारों पर होगा, ठीक है, जिसमें अदलिया भी शामिल है और मिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है। और ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। मेरे ख्याल है सबको इसका खैर मकदम करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है बेग साहब, इसका मतलब कि जो पहले हो चुका फिर उसको भूल जाएं, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? नहीं, मैं तो बहुत दिनों से मुतालबा कर रहा हूँ जी जी कि सबके नाम सामने आने चाहिए। मैं उन सहाफियों का भी नाम चाहता हूँ कि वो भी अपना इतराफ जुर्म करें जिन्होंने ये सस्ते दामों महंगी चीजें ली हैं। लेकिन कैसा ये सिस्टम है आम आदमी की रसाई में नहीं हो सकता। पीटीवी के कैमरामैन के नाम आ रहे हैं। देखिए, वो होता ही है कि जब आप दौरे पे जाते हैं ना जी, तो कैमरामैन साथ में होते हैं, तो उनको ऑब्लाइज करने के लिए, बेचारे गरीब लोग होते हैं, वो उनका इतना मसला नहीं है। वो जो खाते पीते लोग हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं जी। कल मरियम ने बताया ना एक एंकर की तनख्वाह 30 लाख रुपए होती है, मेरा ख्याल है और ज्यादा होती है, ठीक है, ख्याल है और ज्यादा होती है। तो वो भी ले रहे हैं, डायरेक्टर्स ले रहे हैं। तो इन लोगों को मेरा अपना ख्याल है PFJ और जो एमएंड है ये इसका नोटिस ले और इनसे कहे। बेग साहब चांदी एंकर्स हैं जिनकी मिलियंस में सैलरी, इस तरह तो FBR हम सबके पीछे पड़ जाएगा।
नहीं नहीं, एफबीआई को पता है आपके पास कितने दाने हैं, सब पता है उनको कि आपकी तनख्वाह कितनी है, क्या है और कितने पानी में है आप, और जितनी तनख्वाहें ज्यादा हैं उनका ही पता है। ठीक है। अच्छा बेग साहब, एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान को आजकल के टाइम पे दरपेश है, मसला फीसा गौरस बन चुका है। इमरान खान की गिरफ्तारी, उसको किस तरह से देख रहे हैं? वारंट मौजूद हैं, कोशिशें की जाती हैं, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही। हुकूमत इस मामले पर कंफ्यूज है कि वो बर्डन ये बर्दाश्त कर सकेगी इमरान खान की गिरफ्तारी का या नहीं। दो अदालतों की जानिब जो दो केसेस थे उनमें हमने देखा कि वारंट जारी हुए हैं, इतना खर्चा किया जाता है, इस्लामाबाद से पुलिस भेजी जाती है, अब हेलीकॉप्टर पर भी आए हैं, लेकिन जिनके नाम के वारंट हैं वो सड़कों पर फिर रहे हैं, रैली से खिताब कर रहे हैं। किस तरह का कानून है पाकिस्तान का? मेरा ख्याल है कि अगर अदालत नाकाबिल जमानत वारंट जारी करती है और पुलिस उस पर अमल नहीं करती तो ये भी तौहीन अदालत है जी। ये भी तौहीन अदालत है कि अदालत ने एक हुक्म दिया कि मुसम्मी फलां फलां को इस अदालत के हुक्म पर इस मुकदमे में इस तारीख को इतने बजे अदालत में पेश किया जाए। आप जाते हैं, चाय पी के वापस आ जाते हैं या गालियां खा के वापस आ जाते हैं। आप ठीक है, इतने शीरीन लब तो नहीं है उनके कि आप गालियां भी खाएं, चाय भी पिए और सर झुका के वापस आ जाएं। आपके हाथ में नाकाबिल जमानत वारंट हो, ये कोई भी हो सकता है, इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं जी। हमारे जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो नाकाबिल जमानत वारंट एक खौफनाक अफरीत होता था और कोशिश करते थे हम उससे बचे कि अगर 3 पेशियां हैं तो हम एक पे तो चले जाए ना किसी तरह जी। अच्छा, खान साहब का जहाँ ताल्लुक है, मुझे लगता ही है कि खान साहब को ये आदत है कि वो अदालत में नहीं जाते। अब वो लड़की वाला बच्ची वाला जो केस है जी, वो भी एक्सपायर्ड ही हुआ ना, खान साहब वहां भी नहीं गए तो कैलिफोर्निया ने फैसला दे, जो भी फैसला था उनका वो उन्होंने दे दिया जी। तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि अदालत अपने फैसले पर अमल कराए। और अगर अब तो देखे ना, ये तो हाई कोर्ट का फैसला था जी। हाई कोर्ट ने पूरे दिन मुज़ाकरात करके, एक तो मुज़ाकरात ही गलत होते हैं, खैर मुझे इस पर ताज्जुब होता है कि अगर 10-20 पे मुलजिम नहीं आया तो 10-30 पे बेंच उठ जाती है, खत्म। तो ये मुज़ाकरात होते हैं, कब आएंगे? रियासती इदारे मौजूद हैं, उनको इस पर इम्प्लीमेंटेशन करानी चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर अदालत के अहकामात पर अमल नहीं होता तो वो भी तौहीन अदालत है, लेकिन आप क्या समझते हैं जो निगरान सेटअप है वो ये नहीं, कानून को नहीं शायद इस वक्त देख रहा, वो सियासी हिकमत अमली जो है उसको देखते हुए अपने फैसले कर रहा है? देखिए, मुझे एक चीफ जस्टिस थे, उनका बड़ा अच्छा जुमला याद है। एक हियरिंग हो रही थी और बहुत संगीन मामला था जी। उनसे वकील ने कहा, सर अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, भाई कोई आसमान तो नहीं गिर पड़ेगा, इस मुल्क में कौन कौन गिरफ्तार नहीं हुआ जी, मुझे बताइए ना। मैं किसी गिरफ्तारी की वकालत नहीं कर रहा, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इस मुल्क में भुट्टो गिरफ्तार हुआ, इस मुल्क में मुजीब गिरफ्तार हुआ, इस मुल्क में बेनजीर गिरफ्तार हुई, इस मुल्क में नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, इस मुल्क में मतलब आप आज तक जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो गिरफ्तार हुआ, सब गिरफ्तार हुए। कोई आसमान तो नहीं गिर गया, कोई क़यामत तो नहीं आ गई जी। तो अगर अदालत के फैसले पर, देखिए जुल्म अलग चीज है, जुल्म अलग चीज है। जबरदस्ती पकड़े आप, पॉलिटिकल किस केस पे पकड़े आप, वो बहुत ज़्यादती की बात है। लेकिन अगर अदालत कह रही है कि आप हाजिर हो जाओ, ठीक है। बेग साहब, अभी जो दूसरा एक मामला है सबसे अहम है, इलेक्शन है वो, तो आपको उसमें लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं नई से नई तशरीह की जा रही है कि जो 90 रोज़ का वक्त है वो सिर्फ एक टाइम पीरियड अनाउंस करना होता है। अभी जो तशरीह दी गई है PDM के वकील की जानिब से, आपको लग रहा है कि जो तजवीज़ है कौमी और सूबाई इंतखाबात साथ कराए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर नज़रसानी के लिए क्या रुजू किया जाएगा? ये मामला उस तरफ जाता देख रहे हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत रिलक्टेंट है इंतखाबात में जाने के लिए? मेरे ख्याल हुकूमत ही नहीं और इदारे भी हिचकिचा रहे हैं, मजीद कतवर इदारे भी हिचकिचा रहे हैं, और कोई मेरे ख्याल है वैलिड उनके पास रीज़न मौजूद है। देखिए, आने वाला वक्त आपको नई चीज़ें दिखाएगा। कराची से कुछ आवाज़ें आएंगी कि इंतखाब मुलतवी कराओ, लाहौर से आवाज़ें आएंगी इंतखाब मुलतवी कराओ, सूबाई हुकूमतें तैयार नहीं होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट आवाज़ जो आ रही है वो फाटा से आ रही है। फाटा जो हमारा साबिक फाटा था, वो तो जुलूस निकाल रहे हैं रोज़ाना कि ये मरदमशुमारी कराओ, हमारी आबादी इस वक्त 1 करोड़ है और मरदमशुमारी में 56 लाख है और हमारी सीटें आपने पहले कम कर दी हैं और हम मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात जाएंगे नहीं, इंतखाबात में हम बाइकआउट कर देंगे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो उसकी बड़ी से है
और ऐसी और भी ग्रुप है, आपको पता है। पंजाब हुकूमत तैयार नहीं है, पैसे देने को तैयार नहीं, आर्मी की तरफ से सिक्योरिटी देने के से स्टार्ट का मुजाहरा किया जा रहा है, अदलिया अपने आरओ आपको नहीं दे रही। तो ये सब मिल मिला के एक केस बनेगा, जरूर एक केस बनेगा। वो केस ये होगा कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएं, क्योंकि हम मुस्तकिल 6 महीने तक इंतखाबी कैफियत में नहीं रह सकते कि आप अप्रैल में उसे कराएं, फिर मई में सप्लीमेंट्री हो, ज़िमनी इंतखाबात हों, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में हम असम्बलियां तोड़ें या अक्टूबर नवंबर में। लेकिन बेग साहब, आप किस तरह से समझते हैं, आइन और कानून में हर चीज है, फिर भी जब इस तरह के केसेस होते हैं, हमने बहुत बार अब ये देखा, जब मामला अदालत की तरफ जाता है तो तशरीहात में मामला चले जाते हैं, बहुत वक्त लग जाता है, काफी डिले हो रहा है चीजों में। देखिए, जो पिछला भी केस चला है इंतखाबात के बारे में 90 डेज वाला, उसमें कोर्ट ने कहा कि 90 डेज में इंतखाबात करा दें, लेकिन उस फैसले को अगर आप गौर से देखें तो उसमें डिवीजन का परमिशन दी गई है कि अगर ये इंतखाबात इस डेट पर नहीं हो सकते तो जरा सा आप इसमें तब्दीली करके आगे बढ़ जाएं, इंतखाबात करा दें। साथ ही साथ उसी केस में जो डिबेट हुई है वो हुई है आर्टिकल 254 पर। 254 कहता है कि अगर कोई चीज़ अपनी तारीख पे मुनक़िद ना हो पाए, यानी इंतखाबात 90 डेज में अगर ना हो पाए, तो 254 कहता है कि इसको आप देर कर दें, ताख़ीर कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंतखाबात नहीं होंगे जी। 254 कहती है कोई चीज़ अगर नहीं हो पाए तो आगे चल के कर ली जाए, आगे चल के उसे कर लिया जाए। तो ये आपको एक परमिशन मिल रही है, आर्टिकल मौजूद है। लेकिन मेरी अपनी राय ये थी कि 90 डेज में सब कुछ हो जाता, सारे इंतखाबात हो जाते तो अच्छा था, लेकिन हालात इस तरह के नहीं है। आपके टेररिज्म बढ़ रहा है मुस्तकिल आपके यहाँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत गुजरा हूँ इन चीज़ों से। मैं और रिपोर्टिंग मैंने बहुत की है, मैं डायरेक्टर रहा हूँ, मैंने बहुत बुरा दौर देखा है, मैंने गलियों में लाशें पड़ी हुई देखी हैं, और ये लगता है अल्लाह ना करे ये दोबारा वापस आए, तो इससे लोग बचना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इमरान खान की क़यादत में हमने कल देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रैली निकाली, और ये रैली हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मशरूत आमादगी के बाद निकाली गई थी। इमरान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर रैली की क़यादत की है, और इस दौरान इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें भी होती रही हैं। खैर, सबको ये मालूम है कि अदालतों में पेशी के मामले पर खान साहब मेडिकल ग्राउंड्स और सिक्योरिटी इश्यूज को बुनियाद बनाकर अभी तो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, और पुलिस के बेडरूम तक पहुंचने के बावजूद भी वो नजर नहीं आए। खैर, अब इमरान खान ने रैली की क़यादत की और बुलेट प्रूफ गाड़ी से 10 मिनट का खिताब किया। हस्बे मामूल वही तमाम बातें नहीं जो हम बहुत से सालों से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया और ये कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, तब भी बाहर निकला हूं, और आगे भी उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकलता रहूंगा, मुझे ये लोग रोक नहीं सकते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि खान साहब अब ये ऐलान कर रहे हैं कि जलसों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि इतवार का जो दिन है दोपहर को वो वहाँ पर जलसा करेंगे। जिस तरह से रैली के दौरान हमने देखा कि रैली की जब डेट्स अनाउंस की गई तो बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हो गए। दफ़ा 144 नाफिज हो गई थी। इमरान खान रैली की जब खिताब कर रहे थे वो उनका मुलाहिजा करते हैं। पहले इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक-ए-इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये 2 जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया। इमरान खान ने कल खुद क़यादत की है इस रैली की, और काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था कि खान साहब कब बाहर निकलेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम ही कारकुनान हैं वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने
ज्वाइन किया है, उनसे कल की रैली के हवाले से हम मजीद बात करेंगे। मुशर्रफ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान की जानिब से कल अनाउंस किया गया कि मीनार पाकिस्तान जलसा किया जाएगा, रैली में उन्होंने अनाउंस किया। उस हवाले से अब दोबारा से जो निगरान सेटअप है उससे बातचीत होगी, प्रॉपर इजाज़त दी जाएगी, ताकि जिस तरह हमने पहले भी देखा दफ़ा 144 का नफाज हुआ, कारकुनान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पुलिस की जानिब से जिस तरह से पुलिस गर्दी की गई, गाड़ियों को तोड़ा गया, कारकुनान को मारा पीटा गया, इस तरह का एपिसोड दोबारा से ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें इलेक्शन के जो पेपर्स है अनवार साहब, वो सबमिट कराने की आज लास्ट डेट है जी। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल कैंपेन का जो रैली और जलसा ही तो हुस्न है, उसके अलावा कैंपेन ठीक है, लोग डोर टू डोर भी करते हैं। तो इलेक्शन के दौरान जलसे करना ही होते हैं किसी भी सियासी जमात में, जो कि हमारी मुखालिफ सियासी जमातें कर रही हैं ऑलरेडी जलसियां। तो उनके वो मीनारे पाकिस्तान में नहीं कर रहे, लेकिन शादी हॉल में तो कर रहे हैं ना जी, या अपने लॉन्स के अंदर तो कर रहे हैं। तो जाहिर है जो एक लीगल प्रोसीजर होता है, जो एक तरीकाकार होता है, इंतजामिया को हमारी जो सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप है उनकी तरफ से लेटर लिख दिया गया है। जो परमिशन होती है, जो सारे SOPs होते हैं, वो तो फॉलो करने हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मीनारे पाकिस्तान के अंदर ये छठा जलसा होगा और ये हमारे पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा इंशाअल्लाह। ठीक है मुशर्रफ साहिबा, अभी मरीम नवाज की भी आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी, जो अपोजिशन पार्टियां हैं आपकी, वो इस वक्त काफ़ी तनकीद कर रही हैं खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर, कि खान साहब उस तरह से कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन सड़कों पर वो मौजूद हैं, रैली की क़यादत कर रहे हैं, जलसे के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैंपेन करना हर किसी का राइट है, लेकिन वारंट उनके नाम के निकले हुए हैं, सड़कों पर वो फिर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे पीछे होती है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही उन्हें। अनवार देखो, गिरफ्तार करवाना तो इनकी ख्वाहिश है, इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि सियासी मैदान में ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सके। ये तो ऐसे ही है कि जैसे मरियम साहिबा ने खुद प्लास्टिक सर्जरी कराई है, ये छोटी बड़ी सर्जरी कराई है, तो उनको जरूरत थी या उन्हें लगता है कि उनकी होनी चाहिए, तो वो दूसरी अपने किसी सियासी हरीफ से भी ये के लिए फरमाइश रख दें कि इनकी भी होनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। सेम इसी तरह ही इनकी ये ख्वाहिश है कि मेरे अब्बा जी अरेस्ट हुए थे, तो हमारे जो खान साहब है उनको भी होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा एक ही जवाब है कि उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की थी, आपने भी करप्शन की थी, मनी ट्रेल नहीं दे सके थे, आपका केस आपको बड़ी आसानियां दी गई थी, आपसे बार बार ये है वो जराए जो उन्होंने लहराए थे असेंबली के फ्लोर पे, वो मांगे गए थे, तो आपने कैलबरी फॉन्ड, आपने कतरी लेटर दिया था और कहा था कि ऊंटों पे लाद के पैसे लेके गए थे और मेरे दादा बड़े रईस थे। उसी फ्लोर के ऊपर आपके चचा ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम तो एक ही हैं, एक ने कहा बड़े रही। लेकिन मुशर्रफ साहिबा, आप क्या समझती हैं, कॉल ऑफ फेल का तजाद कहा जाता है खान साहब का, बार बार यही कहा जाता है कि जो बात करते हैं उस पर यू टर्न लेते हैं। मैं उनकी जो ट्वीट है उसको कोट करूंगा, 10 अगस्त 2017 की, जब नवाज शरीफ बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद थे और रैली से खिताब कर रहे थे, तब काफ़ी तनकीद की थी खान साहब ने उन पर, उनको यही कहा था कि इस तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर आप रैली निकाल रहे हैं, उस पर तो वो काफ़ी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन अभी उन पर भी वही हालात मौजूद हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखो अनवार, हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ भी हो ना, तो हम कभी भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन मियाँ साहब के ऊपर कभी भी खुदा न खास्ता कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ, उनको गोलियां नहीं लगी, एक जूता जरूर पड़ा था जिसपे मुझे अफसोस है, ये भी नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और ये जो थ्रेट्स है ना, ये यही जारी करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर, और हमें हमारी जो प्रकाश, मैं अभी इस वक्त लेटर चलवा सकती, जो ये थ्रेट लेटर देते, और फिर उसके बाद अनवार ये इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए ये हमें पता है क्या कहते हैं, कोई भी हादसे के पेश नजर उनको सिक्योरिटी फ्राहम करना, ईच एंड एवरीथिंग वो कहते हैं कि PTI की जिम्मेदारी है, हम बड़ी जिम्मेदार, लेकिन इनको इतने शदीद खतरात लाहक हैं और कोई मजाक नहीं है जिस तरह उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद खान साहब, वैसे बाय द वे, हमारी तो कल की जो मेरी, हालांकि मैं उनकी मीडिया टीम का हिस्सा हूँ, मेरी ये भी रिकमेंडेशन थी, मेरे समेत बाकी सबका ये कंसर्न था कि हम सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते, हम तो इस हक में भी नहीं थे कि वहां पे उनकी स्पीच भी होती, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस लेवल के खतरों वाला लेटर इन्होंने हमें दिया था, लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, मैंने हर सूरत स्पीच करनी है। तो पॉइंट ये है
कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खान साहब बड़े कीमती है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए उतने हम ज्यादा कीमती हैं। ठीक है, ठीक है, की हिफाजत करना, ऐसे कीमती लीडर, नेशनल लीडर, देखो सियासी जमातों में तमाम जो बाकी लीडरान है वो रीजनल है। अब कोई सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, कोई इंटीरियर सिंध की पार्टी है, कोई केपी के अंदर 1-2 सीटों की पार्टी है, कोई बलोचिस्तान में 1-8 सीट की पार्टी है। वाहिद वफाकी लीडर है जिसका गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के सिंध, इंटीरियर सिंध, कराची, खैबर, हर जगह पे। लेकिन मुशर्रफ साहिबा, अभी जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, जो एक मारा मारी की सियासत हमने कुछ दिनों में देखी है। 8 मार्च को एक बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ। जिले शाह के जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिले शाह की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। कुछ इंटरव्यूज हमने उनके देखे हैं, मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि जो मुखालिफिन की जानिब से सवालात भी फिर उस पर उठाए जा रहे हैं कि जो आपकी क़यादत है, खासतौर पर राजा शकील हैं, यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया है। तो इस पर क्या कमेंट करेंगी? आप ये समझती हैं कि जो जिले शाह के साथ हुआ उस पर दोनों जमातों की जानिब से पॉइंट स्कोरिंग ही की जा रही है अभी भी? नहीं अनवार, मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ। उनके वालिदैन का दुख पहाड़ जितना है, और मैं वो वाले जिनको मैं खुद मिली हूँ, जिस दिन जिले शाह की डेड बॉडी को ये गायब करने के चक्करों में थे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए, और जब हम उनसे मिले हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उनके क्या जज्बात थे। अच्छा नहीं लगता कि हम वो वीडियो चलाएं, वो रिकॉर्डिंग भी हुई जब मिले वो खान साहब के साथ। देखें, इस वक्त वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं ही नहीं। और स्पेशली जिनका एक बच्चा दिन दिहाड़े जिस तरह से बर्बरियत के साथ अंधोनाक उस शहीद को कत्ल कर दिया गया, और बाकी औलाद के लिए थ्रेट्स हों। और एक दिन आपको फवाद चौधरी साहब का ट्वीट याद होगा कि नामालूम मकाम पे उनको पहुंचाया गया, फिर बाजियाब कराया गया, और उसके बाद से ये स्टेटमेंट आ रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने ये कस्टोडियल टॉर्चर के तो हम खिलाफ हैं, लेकिन ये जो नामालूम मकाम पे ले जाके नामालूम किस्म की धमकियां हैं जिसकी वजह से उनकी ये स्टेटमेंट्स हैं, मैं उनकी ठीक है। तो फिर पीटीआई सपोर्ट करती रहेगी जो भी इस तरह के कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हमने देखा जो कारकुनान के साथ होता रहा है, कारकुनान एक कुर्बानी देते हैं, उसके बाद फिर ना उनको पूछा जाता है, उनके खानदान को पूछा जाता है। नहीं देखो, हमारा एक इन्होंने शहीद किया था 25 मई को पुल से गिरा के जी। हमने उनकी 2 ही बच्चियां हैं, उनकी कफालत का जिम्मेदारी वो हमारा फर्ज है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बच्चियों की एजुकेशन एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पीटीआई की जो लीडरशिप और हम सब ने मिल के पूल करके हमने वो उठाई और उनकी बेवा को हमने सपोर्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ, हम पीटीआई फैमिली के तौर पर जानी जाती है, हम ये टर्म यूज करते हैं, जैसे बाकी हमारे लिए हमारे सियासी मुखालिफ यूथिया कहते हैं, हम आपस में पीटीआई फैमिली कहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिले शाह का चूंकि डायरेक्ट कोई कहते हैं ना कि जो इन पे डिपेंड करता हो, लवाकिन में से पेरेंट्स तो हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारे वालिदैन से भी बढ़ गए हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये वो प्रेशर के अंदर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम उनकी स्टेटमेंट से हम रंजीदा नहीं है, हमें उनकी कमजोरियां पता है, क्योंकि जब एक औलाद को बंदा, और उनका जो एक सवाल है ना, वो मेरे आपके लिए, इस मुल्क के निजाम के लिए, हम सब के लिए तमाचा है। वो ये उन्होंने सवाल उठाए थे कि अगर इमरान खान जैसा इतना बड़ा लीडर जिसके ऊपर दिन दिहाड़े जानलेवा हमला हुआ, वो आज तक अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं, बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन, और उनका यही कहना था कि जो भी जिले शाह के साथ हुआ वो यकीनी तौर पर ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे, जहां खातून जज धमकी केस के हवाले से इमरान खान का नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को इस वक्त चैलेंज कर दिया गया है। इमरान खान की लीगल टीम ने यह दरख्वास्त इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जमा करवा दी है, और इस वक्त जो सीनियर सिविल जज हैं राना मुजाहिद रहीम, उन्होंने इमरान खान की मुसलसल अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। खातून जज धमकी केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को इस वक्त चैलेंज कर दिया गया है। इमरान खान की लीगल टीम ने दरख्वास्त इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जमा करवा दी है। सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने इमरान खान के मुसलसल अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। खातून जज धमकी केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया गया है। इमरान खान की लीगल टीम ने दरख्वास्त इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जमा करा दी है।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ये हो क्या रहा है, और फिर वेलकम बैक। मुल्क में मुआशी हालात आए रोज़ ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में ताख़ीर उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये $1 अरब की किस्त मिलेगी तो ही पाकिस्तान दूसरे आलमी इदारों और बैरूनी ममालिक से फ़ंड्स भी हासिल कर सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो गिरता हुआ ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, तो एक जानिब से मुल्क को बैरूनी कर्जे की अदायगियों में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क में डॉलर्स की कमी होने की वजह से इस वक्त जो दरामदी माल है, थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स मुल्क की बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। फिर एक तरफ हम मुल्क में देख रहे हैं कि जो महंगाई का तूफान है वो बढ़ता जा रहा है, रमज़ान की आमद है, और एक तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म हो चुके हैं, जबकि इशारे मिलना ये शुरू हो गए हैं कि इस बार जो महंगाई है वो अपने ही तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। माहिर मईशत डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बहुत अरसे से हम बातें सुनते आ रहे थे, डार साहब वतन वापस आएंगे, डॉलर भी कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई भी कम होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, IMF से जो मुआहदे हैं वो भी बर वक्त होंगे, और शायद इसके बाद हमें IMF का कोई प्रोग्राम नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इसी प्रोग्राम को हम देख रहे हैं कि वो इतना डिले हो गया कि 4 से 5 महीने हो गए हैं, मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। डेली हम यही सुनते हैं कि आज डी लॉक होगी, आज डी लॉक होगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से इस वक्त जो आम तासुर यही है, और हम यही समझ रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम से नथी हैं दूसरे ममालिक की सपोर्ट, जो हमारे जो अल्लाह है उसको पुर करने के लिए। इसके IMF के प्रोग्राम में एक डिले आ रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि वो इस चीज की गारंटी और अश्योरेंस चाह रहे हैं कि जिन मुल्कों ने जो खला पुर करना है वो रिटन कमिटमेंट्स हो, ज़बानी कमिटमेंट्स ना हो, और वो जब तक अश्योरेंसेस नहीं होंगी उस डेट को ब्रिज करने के लिए, उस वक्त तक वो जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका से हम बात करने वाले हैं, ताखीर की वजह कुछ अमेरिकी मुतालबात आपको लग रहे हैं जिसके सामने हम बेबस हो जाते हैं, क्या ये भी मुमकिनात में से है? डॉक्टर साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? बात बीच में रुक गई। ठीक है डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका से हम बात करने जा रहे हैं, ताखीर की जो वजूहात हैं कुछ अमेरिकी मुतालबात भी हो सकते हैं? 12 हमने देखा वजीर ख़जाना इसहाक डार हैं, एहसन इकबाल हैं, रजा रब्बानी हैं, वो ये कह चुके हैं कि कोई बैरूनी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान वॉज अबाउट टू इन G20, बट हमारी जो मईशत है इस वक्त 47वें नंबर पर है। डॉक्टर शुमाइल से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताते चलें कि जो महंगाई के इशारे मिलना शुरू हुए हैं, इस बार यही कहा जा रहा है कि महंगाई अपने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। दूसरी जानिब इंतज़ार यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है वो किसी तरह से हो जाए। उसमें ताख़ीर होने के बायस उसका जो खुमियाजा है वो अभी आवाम भुगत रहे हैं, और जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब अमरीका से बात करेगा। डॉक्टर साहब हम बार बार ये सुनते हैं कि बैरूनी साजिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ अरसा पहले की अगर बात करें तो पाकिस्तान वॉज अबाउट टू इन G20, अभी 47वें नंबर पर हमारी मईशत है, तो ये हमारे अपने कुछ अमल हैं उस वजह से हम इस नंबर पर खड़े हैं, या कोई बैरूनी साजिश है जिसका जिक्र वफाकी वज़रा भी कर रहे हैं? नहीं देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल डिसीजंस डेफिनेटली हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें एक इम्पैक्ट जरूर है। लेकिन इस वक्त जो कमिटमेंट्स हैं, जो सिचुएशन है ट्रांश रिलीज की, उसका ताल्लुक इस चीज से है कि हमारे पास हमारी डिपेंडेंस जो थी वो एक्सटर्नल डेटर्स के ऊपर रही है गुज़िश्ता सालों में, और वो इन हालात में जहां पर हमारे अखराजात बढ़ गए हैं ड्यू टू ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया भर की, उसकी वजह से हमारी अब डिपेंडेंस भी बढ़ गई है, और उसके साथ साथ हमारी जो डेट सर्विसिंग है उसका भी जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये तमाम चीजों का एक
कह लें हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। साजिश का मैं इस पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। आई थिंक ये आवाम को, लोगों को थोड़ा सा मिसलीडिंग है अगर इस तरह से हम देखें। आई थिंक इसमें हमारी परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा अमल है, और वो परफॉर्मेंस जो है पिछली गवर्नमेंट्स के दौरान, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के दौरान जो है उसमें कुछ मिस की हैं उन्होंने चीजें, जिसकी वजह से अब उसका असर हम पे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मुआहदे में ताखीर, अभी जो ताखीर हो रही है उसका जिम्मेदार कौन आप समझते हैं? उसकी वजूहात क्या हैं? तमाम सब्सिडीज खत्म हो चुकी हैं, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, गरीब आदमी तो पिस रहा है, सारा बर्डन उस पर भी शिफ्ट हो चुका है, फिर भी हम यही सुन रहे हैं कि अभी भी कुछ डिलेज हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इसका जो डिले है वो समझ से बाहर है। एक सिर्फ पॉइंट है जो आपने बिल्कुल कहा सही, कि हमने, हुकूमत ने बहुत मुश्किल फैसले कर लिए, चाहे वो सब्सिडी की रिमूवल थी, चाहे गैस या उनकी कीमतों में बढ़ाना था, लेकिन उसके बावजूद जो ये ताकतुर है, ये इसकी समझ नहीं आ रही। हाँ, एक डिफरेंस था कि जो गैप था वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 5 बिलियन था और IMF की तरफ से जो है वो 7 बिलियन था। अब समझ में यही आ रहा है कि वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो 6 बिलियन पे आके रुक गया है, और वो अश्योरेंसेस मांग रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ये ममालिक जो उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं। चाइना के अलावा चीन ने ऑलरेडी हमें सपोर्ट की मद में कुछ ट्रांच रिलीज की है, जिसकी वजह से जो इस वक्त प्रेशर है वो उसमें कुछ कमी। लेकिन डॉक्टर साहब क्या समझ रहे हैं, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं IMF ये चाह रहा है कि जो तमाम ममालिक हैं वो पहले रिटर्न यकीन दहानी कराएं। हम यही खबरें सुनते हैं कि जो तमाम ममालिक हैं वो पहले IMF की तरफ देखते हैं कि वहां से एक इंस्टॉलमेंट आएगी, फिर ही हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। मुआहिदे में ताखीर जो है हमारी मईशत और अवाम पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हुई है। मजीद ताखीर से मजीद कितने नुकसानात हो सकते हैं? जी, हम इस वक्त काफी प्रिक्यूरियस सिचुएशन में हैं, और ऑब्वियस ही बात है, अगर ये खुदा न खास्ता मजीद डिले होता है तो हमारे ऊपर जो हमने अपनी एक साथ वापस करनी है जून तक, उसके ऊपर हम पे प्रेशर पड़ेगा, और उस सूरत में हमें या तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग या उसमें हॉलिडे लेने की कोशिश करनी पड़ेगी उन डेटर्स की तरफ, यानी कि हम, हो सकता है वो किस्तों के लिए हमें टाइम दरकार हो। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क में इस वक्त सियासी महाजराई का सिलसिला जारी है। एक तरफ हम तोशाखाना केस की बहसगश सुनते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल रैली निकाली गई। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ऑन अ लाइटर नोट आपसे पूछना चाहूँगा, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सहाफ़ियों के ही हमेशा से नाम आते हैं कि सहाफ़ियों को प्लॉट्स मिलते हैं। अभी सहाफ़ियों के नाम तोशाखाना की लिस्ट में भी आ रहे हैं। आपको लगता है सहाफ़ी बदनाम हो रहे हैं इस तरह से? मैं भी कोई 7-8 साल से इसी शोबे से मुंसलिक हूँ, हमें इस तरह के मौके कभी नहीं मिले, हमें इस तरह का जो जर्नलिज्म है हम वो नहीं सीख पा रहे। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने इसको लाइटर नोट में क्यों लिया। मेरे ख्याल में तो ये बहुत सीरियस इशू है सहाफ़ियों के लिए, और हमें ये गौर करना पड़ेगा। सबसे ही गलतियां होती हैं, लेकिन ये कोई अच्छी रिवायात हमने नहीं कायम की। अब मादी की भी बात करें, अभी की भी बात करें, जब मेहरान बैंक का स्कैंडल सामने आया था, असगर खान केस, उसमें भी सहाफ़ियों के नाम आए थे पैसे लेने के हवाले से। फिर एक ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट फंड होता था, उस सीक्रेट फंड से भी सहाफ़ियों को पैसे दिए जाते थे। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस हवाले से बात करनी चाहिए, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी तौर पे अगर सहाफ़ियों का अपना उसके ऊपर होता है, अपने कॉन्शियस के ऊपर होता है कि उन्हें फेवर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। जनरली दुनिया भर में इन उसूलों को अच्छा नहीं समझा जाता कि सहाफ़ी जो है वो किसी भी तरीके से, ख़ास तौर पे हुकूमतों से फेवर्स लें, क्योंकि जब आप हुकूमतों से फेवर्स लेते हैं तो उसके माने ये होते हैं कि फिर आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते, या कम से कम अखलाकी तौर पे फिर आप वो जवाब खो बैठते हैं
यही रहा है कि जब सदर और वज़ीर आज़म दौरों पे जाते हैं, उनके साथ जो सहाफ़ी जाते हैं, तो बेसिकली हुकूमत तो ज़ाहिर चाहती है कि सहाफ़ी को वो साथ ले जाए ताकि उनकी प्रोजेक्शन हो, लेकिन ये इदारों का काम होता है कि इदारे जो है ये उसूल का तयन करें। ठीक है। अगर उन्हें किसी वज़ीर आज़म और सदर के दौरे में अपने किसी साथी को भेजना है तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपको फैसिलिटेट करती हैं NOC वीज़े वगैरह में, लेकिन अदरवाइज जो अखराजात हैं वो इदारों को खुद जो है वो पूरे करने चाहिए। लेकिन ये भारत हमारी रिवायात बदकिस्मती से अच्छी रिवायात हमने नहीं कायम की। अब ये जो तोशा खाना में जो नाम आए हैं, बहुत से साफ़ियों ने इसकी वजाहत की अपने तौर पे, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में वो आगे बढ़ें। उनमें से जिन सहाफ़ियों ने इस तरह के बेनिफिट लिए, हालांकि पैसे दे के लिए, बेहतर ये है कि वो वापस उसको कर दें और वो जो उन्होंने ये जो कानून है तोशा खाना का, शायद इसको अब तब्दील करने की भी जरूरत है। अब हम देख रहे हैं इस पर फतवे भी आना शुरू हो चुके हैं। मजहर साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आपका कमेंट चाहूँगा। खान साहब के हम देख रहे हैं कल भी 2 केसेस में उनके वारंट जारी हुए हैं, वो सड़कों पर मौजूद हैं, रैली से खिताब कर रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स की वो बात करते हैं, अपनी तबीयत के हवाले से वो बात करते हैं, अदालत में पेश नहीं होना चाहते। निगरान सेटअप जो इस वक्त है, आपको लग रहा है कि वो कानून की जो अमलदारी है वो कराने में इस वक्त नाकाम है, या सियासी हिकमत अमली को पहले वो देख रहे हैं कि खान साहब को अगर अरेस्ट किया जाता है, कोई भी इस तरह की मूवमेंट होती है, तो वो उसका बर्डन जो निगरान सेटअप है वो बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, वो बर्दाश्त कर सके ना कर सके, बदकिस्मती से ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से कह सकता हूँ और KP के हवाले से, निगरान सेटअप ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सियासी मामलात में उलझा दिया है और बहुत ज़्यादा पर्सनल उनके कमेंट्स हैं, उनके जो टेलीविज़न पे उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, उससे अंदाज़ा ये होता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है पार्टिजन कर दिया है। और एक निगरान वज़ीर आला हों या निगरान वज़ीर इत्तलात हों या दूसरे वज़ीर हों, मेरा ख्याल है उन्हें इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनका काम महज इलेक्शन कराना है। उनका काम ये नहीं है कि वो सियासी बयानात जो है वो जारी करें और पोजीशंस लें। दूसरे, इमरान खान साहब मुझे नहीं समझ में आता, खैर उनकी अपनी हिकमत अमली है, बेहतर ये होता कि वो खुद गिरफ्तारी दें और बजाय इसके कि गिरफ्तारी से बचें, उन्हें चाहिए कि वो गिरफ्तारी दें और अदालतों में जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको गलत साबित करें और ये साबित करें कि जी वो जो उन पर मुकदमात कायम किए गए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन जब आप गिरफ्तारी से राह फरार इख्तियार करते हैं तो ये बड़ा तजाद हो जाता है कि एक तरफ आपने जेल भरो तहरीक शुरू की और दूसरी तरफ जो है वो आप खुद गिरफ्तारी से बचते हुए नजर आते हैं, जमानतें कराते नजर आते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ठीक है। मजहर साहब, PDM में इमरान खान का इस वक्त अगर कोई मुकाबला करता हमें दिखाई दे रहा है तो वो मरीम नवाज हैं। क्या इमरान खान के मुकाबले में आप ये देख रहे हैं कि मरीम जो हैं वो अपने बयानियों को परवान चढ़ा पा रही हैं, या अभी भी उसमें काफ़ी उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी? नहीं, मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा ज़रूर वो अपना एक तरीके से मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही हैं अपनी पार्टी को, अपने वर्कर्स को। पहले तो मेरा ख्याल है उन्हें खुद अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी तक पार्टी के हवाले से पार्टी का कोई मरीम नवाज साहिबा के आने के बाद, जहाँ तक मुझे याद है, कोई मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास नहीं हुआ। पहले तो मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हो, उसमें जो कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र वो नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, तो सबसे पहले तो मरकज़ी मजलिस आमला उसकी मंजूरी दे और वो स्ट्रेंथ मिलती है। अब चाहे शाहकान अब्बासी हों या दूसरे लोग हों, डिसेंटिंग वॉइसेस होती हैं और अच्छी बात है, लेकिन जब से मरीम नवाज साहिबा आई हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक कोई मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास नहीं हुआ। ठीक है मजहर साहब, अगर हम 2013 की बात करें, 18 की बात करें, 2013 में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतखाबात से बिल्कुल साइड लाइन पर हमने उनको देखा। जिस तरह से बहुत सी इतलात सामने आती रही कि जो दहशतगर्दी के अटैक्स हैं वो उनके जलसे जुलूस पर होंगे, रैलियों पर होंगे, उनको एक महदूद कर दिया गया।
2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अभी हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करने की डिमांड की जा रही है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो सियासतदान हैं वो खुद ही इस तरह की बैसाखियां ढूंढते हैं कि वो इलेक्शन में उनके सामने तो कोई ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कोई मांग रहे, ये चाह रहे हैं कि कोई भी उनके मद्दे मुकाबिल ना आ सके। देखिए, सियासी तौर पे कोई भी सियासी तौर पे सिर्फ अवाम जो है ना वही नाअहल करते हैं किसी को। हमने कोई अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड्स तो हमने नहीं सेट किए हमारे लीडरों ने, और तोशा खाना उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जी। ये नहीं कि आप कानूनी तौर पे कोई चीज़ ले सकते हैं नहीं ले सकते, अखलाकी तौर पे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सवाल अपनी जगह है। और हमारी यहाँ बदकिस्मती से हमारे बहुत से लीडर्स इस हवाले से बेनकाब हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप, और वैसे भी माइनस तो किसी को नहीं कर सकते, और एक ऐसी पार्टी के हमने भुट्टो के ज़माने से आज तक देखा है कि जिसको भी आपने माइनस करने की कोशिश की वो प्लस होता चला गया। अब भी अगर आप इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मकबूलियत में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। ये आप मुकाबला करें, मरियम नवाज साहिबा या जो भी पीपल्स पार्टी को मुकाबला करें, इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, उनकी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। ठीक है, एक फेज होता है जिस फेज में आपको बादअक़ात शिकस्त का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन शिकस्त जो है हार और जीत किसी भी सियासत का हिस्सा होती है। और इस चीज़ को एक मुश्किल वक्त है, ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को ये कायल करने की कोशिश में कामयाब हो जाएं कि जी ये जो सूरत हाल है ये पिछले हुक्मरानों की तरफ है, लेकिन अल्टीमेट फैसला लोगों को करने दें। और अगर लोग आपकी बात पे कन्विंस नहीं होते और लोग इमरान खान को या पीटीआई को वोट दे देते तब भी आपकी सियासत तो नहीं खत्म होगी। मज़हर साहब, इलेक्शन आप देख रहे हैं कि बर वक्त हो सकेंगे। जो इमरान खान के बकौल जो डिलिंग टैक्टिक्स इस वक्त हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बारहा कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो भी बेहतर नहीं है पाकिस्तान में। तो आपको लगता है इलेक्शन बर वक्त होंगे? खान साहब का असम्बलियाँ तोड़ने का डिसीजन ठीक था, दोबारा उन्हीं असम्बलियों के इलेक्शन के लिए वो जा रहे हैं और फिर यही कह रहे हैं कि धांधली होगी, फिर हम ये रिजल्ट नहीं मानेंगे। सिक्योरिटी के खतरात 2013 से ज़्यादा कभी भी नहीं रहे जी। 2013 में अवामी नेशनल पार्टी के कई लीडर और कई कारकुन जो है दहशतगर्दी का शिकार हुए, जिसका आपने अभी जिक्र किया। पीपल्स पार्टी अंडर थ्रेट थी, अवामी नेशनल पार्टी अंडर थ्रेट थी, MQM अंडर थ्रेट थी, और बाकायदा उन पर अटैक्स हुए हैं, उनको थ्रेट्स हुए, उसके बावजूद भी इलेक्शन हो गए जी। इलेक्शन उस वक्त इलेक्शन अगर हो गए हैं तो आज तो है, सिक्योरिटी थ्रेट तो पाकिस्तान में हमेशा रहता है, यानी कम से कम हमने देखा है कि 9/11 के बाद तो हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट रहा है। लेकिन निस्बतन आज 2023 में सूरत हाल 2013 के मुकाबले में बहुत बेहतर है जी। और इसको जवाब बना के अब ये जो बात की गई है कि जी चंद माह के लिए इलेक्शन, तो क्या चंद माह बाद पाकिस्तान की रियासत ये यकीन दिला सकती है कि दहशतगर्दी नहीं होगी? वो यकीन आप कभी भी नहीं दिला सकते। या तो एक स्पेसिफिक थ्रेट होता है या एक जनरल थ्रेट होता है। पाकिस्तान में जनरल थ्रेट हमेशा रहता है, स्पेसिफिक थ्रेट ये होता है कि आपके पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान टारगेट हो सकते हैं, बिलावल भुट्टो टारगेट हो सकते हैं, मरियम नवाज टारगेट हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि 2013 की सिचुएशन को आप सामने रखें और आज की सिचुएशन को सामने रखें। ठीक है, ठीक है। मज़हर साहब, एक और अहम मामला है मेयर कराची का, उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? ये तमाम मामला बहुत ज़्यादा खबरों में गर्म रहा, अभी हम देख रहे हैं उस पर एक तवील खामोशी नज़र आ रही है। क्या लग रहा है किसका मेयर आएगा? और अगर MQM की पोजीशन की बात करें तो बानी MQM के बगैर आपको लगता है MQM कितनी देर इस सिस्टम में सस्टेन कर पाएगी? देखिए, MQM तो वैसे भी इस बल्दियाती इलेक्शन में तो वो तकरीबन आउट नज़र आते हैं जी। और इस वक्त तो 3 जमातों के दरमियान मुकाबला है, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और PTI जी। इनमें से जो भी 2 जमातें मिलकर चाहेंगी वो मेयर मुंतखब कर सकती हैं। गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है, बहुत ही जिस तरह की मंतक इस्तेमाल हो रही है वो उसमें कोई जान नहीं है। देखिए, कराची में तो अभी इलेक्शन हुए और जो बाकी मानदा सिंध के शहरों में जो इलेक्शन हुए उनको तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है। अब तक अगर आप हाउस कंप्लीट नहीं कर सके, अभी रिजर्व सीट्स का इलेक्शन होना है, फिर एक प्रोसेस है,
तो इसमें भी 2-3 माह लग जाएंगे। अगर आपने यही, और 2015 में भी हमने इसी तरह की एक्सरसाइज देखी थी। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है और ये सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और इस प्रोसेस की ताख़ीर का नुकसान जो है वो बल्दियाती इदारों को हो रहा है। हमारे यहाँ वैसे ही बल्दियाती इदारों को कमज़ोर रखा जाता है, उनको जो है ताकतवर नहीं बनाया जाता, और फिर जब इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उस हाउस को कंप्लीट करने के लिए हम इधर उधर की तरफ देखते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप के अंदर और जो जमातें हैं जी जमातें हैं वो अपनी जमहूरी सोच को जो है और ज़्यादा ठीक है। मज़हर साहब, बानी एमक्यूएम पहले सियासी तौर पर फारिग हुए, लंदन में प्रॉपर्टी का मुकदमा भी हार गए हैं। फैसले से तो यही जाहिर हो रहा है कि जज ने एमक्यूएम पाकिस्तान की जो पेश करदा मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया है। अभी इस मुकदमे का दूसरे हिस्से पर भी फैसला होना अभी बाकी है। जी, अभी उसमें लीगल तो है, उनके पास एक ऑप्शन तो है कि वो अपील कर सकते हैं, लेकिन कल के फैसले से बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन को झटका लगा है और उनकी जमात को झटका लगा है, उनका जो सेक्शन है वो झटका लगा है, और अगर वो अपील भी हार जाते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर है इस वक्त जो एमक्यूएम की हालत है, वो चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम लंदन हो, दोनों ही एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी अगर उनके नाम हो जाती हैं फाइनल अपील के बाद भी, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो उनके पास मौका है जी। कि जाहिर है जिस तरह खालिद मकबूल वगैरह ने कहा है कि हम शोधा के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो अब देखते हैं कि अमली तौर पे अगर ऐसा होता है तो जाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान को एक अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म करने का मौका मिलेगा, दोबारा जो है ताकतवर बनने का। देखना ये एमक्यूएम अपने आप को मुनज़्ज़म कर पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट मज़हर अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ में वेलकम बैक। और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से मुतालिक, और आज का टॉपिक है लेप्रोस्कोपी से मुतालिक, जहां लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बुनियादी तौर पर सर्जरी का एक जदीद तरीकाकार है, और इस टेक्निक में ऑपरेशन के लिए कम जगह पर ऑपरेशन सरअंजाम दिया जाता है, और इससे एक जदीद जराही की तकनीक के तौर पर बयान किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेशन के इलाके से बहुत कम छोटे कट्स बना दिए जाते हैं, और इस टेक्निक में जो पतले आलात हैं और कैमरा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोस्कोप के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, जैसे इसमें कम खून बहता है, रिकवरी में आसानी होती है, जल्द सेहतयाबी जैसे अवामिल इसमें शामिल हैं। तो इस पर हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। हमें अभी शो में ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद सिराज हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, उनसे इस हवाले से मजीद भी डिस्कस। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टेक्निक तो इसको जैसा से हम अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि 3 डेकेड्स हो चुके हैं पाकिस्तान में इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या इसके फ़ायदे हैं? अच्छा देखें, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और की होल सर्जरी से हम ये कहते हैं, स्मॉल होल्स के थ्रू हम करते हैं, और उसमें जो एक कन्वेंशनल कट होता था, चीरा जिसे हम कहते थे, उसे अवॉइड हो जाता है। ठीक है। एडवांटेज इसका सबसे पहले ये है कि ये डे केयर सर्जरी है, मतलब ये जिस दिन हम सर्जरी करते हैं अमूमन मरीज उसी दिन हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ठीक है। जिस्म पे निशान नहीं पड़ते, छोटे से सुराख होते हैं, कैमरे की मदद से ठीक है हम जो भी सर्जरी है, जैसे पेट में पित्ते की सर्जरी है, हर्निया की सर्जरी है, अपेंडिक्स की सर्जरी है, ये हम इससे परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसमें यह है कि एक तो मरीज उसी दिन घर चला जाता है, दूसरा उसको पोस्ट ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के बाद उस तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता जो कन्वेंशनल सर्जरी का है। ठीक है। तीसरा, उसके जिस्म पे वो निशान भी नहीं आते जिसके लिए बहुत लोग कंसर्न होते थे, और ख़ास तौर पे जो अनमैरिड लड़कियां होती थी उनके पेरेंट्स के बहुत कंसर्न होते थे कि जी इस अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद इधर निशान पड़ जाएगा, इस पित्ते के ऑपरेशन के बाद इधर निशान पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का। अभी इस टेक्नोलॉजी के बाद भी आप ये देख रहे हैं कि जो कन्वेंशनल ऑपरेशंस हैं, अब उनकी हम तादाद डिस्कस करें, वो ज़्यादा है या फिर लेप्रोस्कोपिक की तरफ लोग आ चुके हैं? देखें, इसके अंदर चूंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक लर्निंग कर्व है, और ये जो लेप्रोस्कोप एक मशीन है ये हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है।
पाकिस्तान में बड़े शहरों में तो डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, पर जो फार फ्लंग्स एरियाज हैं, जो अभी रिमोट एरियाज हैं, वहाँ अभी तक ये नहीं पहुंची। तो वहाँ तो भी वही कन्वेंशनल सर्जरीज चल रही हैं। ठीक है। पाकिस्तान में भी, इवन लाहौर में भी, और वहाँ भी अभी ऐसे डॉक्टर्स हैं और ऐसे सर्जन्स हैं जिन्होंने इससे अभी मुस्तफीद नहीं हुए। तो अगर आप ये कहा जाए कि इसकी शरह और जो आम सर्जरी है उसकी शरह बराबर है, तो इसमें ठीक है, इस तरह नहीं है, इस तरह ऐसे ही है। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग हैं टेक्नोलॉजी को ज़रा अडॉप्ट करने में काफ़ी स्लो हैं, लोगों को भी काफ़ी डर होता है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, हालांकि इसको बहुत वक्त गुजर चुका है, लेकिन फिर भी रिजर्वेशंस होते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उस तरह से। तो एक डर मौजूद ज़रूर रहता है जब सुनते हैं कि कैमरा अंदर जाएगा, इस तरह की जब आप पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं तो फिर पेशेंट्स का क्या फीडबैक होता है? देखिए, हमारे तो मिथ्स भी बड़ी चलती हैं, जो बातें जनरेशन टू जनरेशन कैमरा अंदर रह जाता है, हमने इस तरह की बड़ी कैमरे के जरिए ना करें। हमारे पास अच्छे खासे एजुकेटेड लोग भी ऐसे आते हैं जो कि ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कैमरे वाली सर्जरी नहीं करवानी, और उसके कुछ फैमिली में ऐसे कोई मामलात हुए होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए, जिसमें कुछ रिनाउंड कुछ लोगों की कॉम्प्लिकेशंस हो गई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद, तो लोग वो भी कोट करते हैं और उस डर को लेके आगे चल रहे होते हैं। और जूं वक्त गुजर रहा है, जूं जिद्दत आ रही है, इसमें लर्निंग कर्व भी बेहतर हो रहा है, इसमें टेक्निक्स भी बेहतर हो रही है, इस पे लेप्रोस्कोप भी बेहतर हो रहा है, उसमें भी नई इनोवेशंस आ रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वाइज बेहतर हो रही हैं चीज़ें। तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले सालों में, बल्कि कुछ सालों के अंदर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो ऑलमोस्ट डोमिनेट कर जाएगी कन्वेंशनल सर्जरी। ठीक है। तो इस टेक्निक के जरिए अभी टिल डेट कितने ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हो रहे हैं, कितने ऐसे ऑपरेट्स हैं? अब तो आप देखिएगा कि जो पेट के सर्जरीज हैं वो तो ऑलमोस्ट तमाम ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसमें पित्ते का ऑपरेशन है, जिसमें अपेंडिक्स है, हर्निया, और इसके अलावा कैंसर सर्जरीज। कैंसर सर्जरीज अब मेनली लेप्रोस्कोपिकली होती हैं। इसके अलावा यूरोलॉजिकल सर्जरीज, जिसमें किडनीज की सर्जरीज हैं, किडनी स्टोन्स की सर्जरीज हैं, और फिर गायनी की सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो अनमैरिड बच्चियां हैं, किसी में सिस्ट बन गई है, किसी का और कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है, शादी के बाद उनको हमल नहीं हो रहा, तो उसको तशखीस करने के लिए भी अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है, ठीक है, वो काफ़ी डोमिनेट कर गई हुई है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम फ़ायदे की बात करें, आपने कहा कि निशान नहीं पड़ रहे हैं, रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, पेशेंट जो है वो उसी दिन घर अपने चला जाता है, जो फैक्टर्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर हम प्राइस की तरफ आते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट है लोगों के लिए या महंगा प्रोसीजर है? जो कन्वेंशनल सर्जरी ऑब्वियसली उससे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उसकी वजह ये है कि हर सेंटर ये सर्विसेज नहीं दे रहा, और लाहौर में भी अगर आप देखा जाए या कराची देख लें तो उस पर भी कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मौजूद नहीं है। तो ऑब्वियसली जो सेंटर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके मुताबिक चार्ज भी कर रहे हैं। पर अगर अदर वे राउंड देखा जाए कि जिस तरह एक कन्वेंशनल सर्जरी में एक मरीज 4 दिन अस्पताल रह गया है, तो वो अगर एट द एंड देखेंगे तो वो एक्सपेंस ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाएगा, उसमें उतनी मेडिसिन भी यूज हो रही होंगी, उतना हॉस्पिटल स्टे भी उसका हो रहा होगा। तो इन द एंड ये अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो ये कंपैटिबल है विद द। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे पास मौजूद हैं, कौन से ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहां पर अब ये टेक्नोलॉजी मौजूद है? अब तो देखिए लाहौर में सारे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजीज है, और ये वे बैक ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बैक ये जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो तब ना सिर्फ गवर्नमेंट ने ये लेप्रोस्कोप्स प्रोवाइड किए थे, बल्कि उसमें ट्रेनिंग के लिए भी बहुत से सेंटर्स बनाए थे लाहौर में, और उसमें ट्रेन द ट्रेनर्स के नाम से प्रोग्राम्स आए थे, जिसमें इवन बाहर से जो फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते थे वो भी लोगों को ट्रेन करते थे। ठीक है। और इसके अलावा दुनिया भर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ट्रेनिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं, जैसे मैंने अपनी ट्रेनिंग फ्रांस और ब्राज़ील से जाके की है। तो इस तरह बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब नए डॉक्टर्स के लिए, नए कंसल्टेंट्स के लिए, कि वो वर्ल्ड ओवर में जाके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखें, और ताकि हम उस नई टेक्निक्स को पाकिस्तान में लेके और पाकिस्तान के लोग उससे फ़ायदा उठा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, फर्दर इसमें मजीद क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और आपको लग रहा है कि लोगों को भी अवेयरनेस उस तरह से है कि अगर जो कन्वेंशनल सर्जरीज हैं, अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो लोगों के फ़ायदे के लिए चेंज हुई है, आसानी के लिए चेंज हुई है, तो लोग अवेयर हैं अब? जी, अब काफ़ी अवेयरनेस देखिए इस चीज़ में आ चुकी है, और सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। आप देखते हैं कि अब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बहुत सी नई चीज़ों का पता है, ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में बल्कि दूसरी फील्ड्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हो चुका है।
जो आपने नई टेक्नोलॉजी की बात की, अब जो लेटली इंट्रोड्यूस हो रही है वो रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपिक की वो किस्म है जिसमें रोबोट्स के जरिए सर्जरीज हो सकती। ठीक है। आसान लफ्ज़ों में, मैं इधर लाहौर में बैठा हूँ और मैं पेशावर में सर्जरी करना चाहता हूँ लेट से, और अगर पेशावर में रोबोट मौजूद है तो मैं अपने कंप्यूटर के जरिए उस रोबोट को ऑपरेट करूंगा। ठीक है। पेशेंट मेरा पेशावर में या कराची में या कोयटा में या किसी फार फ्लंग एरिया में जहां वो रोबोट मौजूद होगा, मैं उस सर्जरी को उस जगह पे परफॉर्म कर सकूंगा। तो ये अब लेटली इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में। कराची में ऑलमोस्ट इसके कोई 5 रोबोट्स हैं, लाहौर में भी 1-2 रोबोट्स आ चुके हैं। ठीक है। इसमें यह है कि चूंकि अभी ये नई एक टेक्नोलॉजी हुई है तो इसको पाकिस्तान में सेट होते हुए, पाकिस्तान में आते हुए टाइम लगेगा। ठीक है। दूसरे, चूंकि ये GPS ऑपरेटेड होती है और इसमें इंटरनेट की आपको कनेक्शन चाहिए, तभी आपका रोबोट इतनी फार फ्लंग एरिया में। तो अभी चूंकि पाकिस्तान में इंटरनेट के भी इशूज़ हैं, आपने देखा कि अक्सर नेट डाउन हो जाता है और कोई भी इवन मामला हो तो सबसे पहले इंटरनेट ही बंद कर देते हैं, हमारे कोई इश्यूज हो जाए, कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो जाए। जी जी। तो ये डिपेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि आने वाले हालात में पाकिस्तान मतलब अपने एक सही सिमत में हो और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। किस तरह से आप इस पे कमेंट करेंगे कि अगर हम सर्जरीज की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, किसी इंसान ने अपनी सर्जरी करवानी है, लेप्रोस्कोपिक करवानी है या कन्वेंशनल करानी है, तो किस तरह से किसी हॉस्पिटल को चेक किया जाए? क्योंकि हमने जैसे देखा केसेस बहुत ख़राब भी होते हैं, तो उसको किस तरह से हम जज कर सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हॉस्पिटल्स के साथ साथ डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि इसकी एक प्रॉपर लर्निंग कर्व है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऑलमोस्ट कोई 10 से 12 साल लगे इसको सीखते हुए। तो सबसे पहले जिसने भी इंतखाब करना है वो उस डॉक्टर के बारे में मालूमात अब इंटरनेट पे भी हैं, लोगों से भी मालूम हो सकता है। हॉस्पिटल से ज़्यादा उन डॉक्टर्स पे देखें कि जो प्रॉपर लेप्रोस्कोपिकली ट्रेंड हैं, जो सर्जन्स हैं। क्योंकि ऑब्वियसली नए डॉक्टर्स आते हैं, एक चार्म होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, वो इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, वो प्रोसीजर बदनाम हो जाता है। लोग ये नहीं देखते कि वो प्रोसीजर किस जगह पे हुआ और किस डॉक्टर ने किया। अब एक आपकी फील्ड है, वो आपको बेहतर लगती है, मैं उसमें नाड़ी हूँगा, मैं आपके से बेहतर नहीं गाइड कर सकूंगा। इसी तरह जो डॉक्टर्स की फील्ड है उस पर मैं तो हमेशा यही अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और जो कोलीग सर्जन उनसे कहता हूँ कि कोई भी प्रोसीजर ऑप्ट करना हो उसको प्रॉपर्ली आप लर्न करें, उसकी एक्सपर्टीज लें। तो मैं जो भी मेरे पेशेंट्स होते हैं उनको यही गाइड करता हूँ कि पहले आप वो डॉक्टर इंतखाब करें, ठीक है, हॉस्पिटल के बजाय, कि जिसका उसमें एक्सपीरियंस हो। बाकी देखें, शफा तो अल्लाह ताला ने देनी है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राशिद सिराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका ये बता, जब भी आप किसी प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आपको डॉक्टर का जो क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड है, उसका अंदाज़ा भी ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से, जो कि सनसनीखेज और दिलचस्प मैचेस के बाद प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुका है। और अब हम देख रहे हैं कि तमाम ही मैचेस लाहौर में होंगे। जो लाहौर के शायकीन हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही थ्रिलिंग मैचेस होने वाले हैं आगे भी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम सेठी ने एक भूचाल बर्पा कर दिया है। जो ऐलानात उनकी जानिब से किए गए हैं दौरे अफगानिस्तान के लिए, जो टीम का उन्होंने ऐलान किया है उसमें बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तानी टीम के की प्लेयर्स हैं। लेकिन शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इन तमाम ही प्लेयर्स को आराम देने का फैसला किया गया है और जो शादाब खान हैं उन्हें कैप्टन बनाने का डिसीजन लिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि बाबर आजम कह चुके हैं कि मुझे और रिजवान को आराम की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही नजम सेठी ने बाबर आजम को अपना कैप्टन भी करार दिया। दूसरी जानिब दौरा भारत पर बात करते हुए उनका एक क्लियर स्टांस था। नजम सेठी ये कह रहे हैं कि अगर भारत यहाँ नहीं आता तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जो बाबर की इस वक्त स्टेटमेंट हम देख रहे हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। वो ये कह रहे हैं कि मैं आराम नहीं करना चाहता, रिजवान आराम नहीं करना चाहते, लेकिन मैनेजमेंट की जानिब से उन तमाम प्लेयर्स को जो कि पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं, जो कि फॉर्म में हैं, पाकिस्तान के कैप्टन हैं, विकेट कीपर हैं, शाहीन बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, हारिस बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, फ़खर जमान PSL में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये जो हम प्लेयर्स देख रहे हैं, ये 6 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स टीम में मौजूद नहीं होंगे। तो टीम में कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता चलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो इस वक्त जो शायकीन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। PSL में हमने देखा कि जो बेहतर कप्तानी है
वो भी हमें काफ़ी प्लेयर्स की इस वक्त सामने आ रही है और शायद यही वजह हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया है। और अब जो भारत ना जाने का नजम सेठी का डिसीजन है, देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस फैसले पर खड़ा रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे शख्स से जो 4 दहाइयों से अपने ख़ानदान से नहीं मिल सके। अब्दुल कबीर 4 दहाइयाँ पहले बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बांग्लादेश से पाकिस्तान आए और फिर वो वापस नहीं जा सके, ना ही उनके पास सफरी कागजात रहे। शनाख्त ना होने की वजह से उन्हें मुलाजमत भी नहीं मिल सकी। अब्दुल कबीर इस वक्त पतोकी में रहाइश रखते हैं और वहीं एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 40 साल कबल जब अब्दुल कबीर अपने ख़ानदान से जुदा हुए तो वो फिर उन्हें दोबारा नहीं मिल सके। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया की बदौलत उनका अपने ख़ानदान से राब्ता बहाल हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनकी बेटी साइमा बाप से मिलना चाहती है। अब्दुल कबीर और बांग्लादेश में मौजूद साइमा हुकूमतों से दरख्वास्त करते दिखाई दे रहे हैं कि जो बरसों से जुदाई है उसको अब कुर्बतों में तब्दील कर दिया जाए, इनकी मुलाकात करवाई जाए। महमूदा अतहर साहिबा जो उनकी बेटी हैं वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगी। अब्दुल कबीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनके साथ उनके शागिर्द अब्दुल्ला मौजूद हैं। पहले अब्दुल कबीर साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ही हम इससे कहें तो एक दर्दनाक स्टोरी है बहुत, और हम देख रहे हैं कि इस खबर को वायरल हुए भी अब 1 हफ्ते से ज़्यादा होने को आया है। क्या जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उनमें से किसी ने राब्ता किया है कि इस मसले को किसी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, इनकी मुलाकात कराई जाए? ये अब हमें बांग्लादेश के साथ वहाँ भेजा जाए। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि आजिज़ इंकसारी के साथ कि खुदा के लिए मुझे बांग्लादेश भेज दिया जाए रमजान से पहले। हम वहाँ कुरान पाक सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये दरख्वास्त है आखिरी अय्याम में। कारी अब्दुल कबीर बोल रहा हूँ मैं। जी कबीर साहब, आपका बांग्लादेश में मौजूद खानदान से राब्ता हुआ, खासतौर पर जो आपकी बेटी हैं साइमा, उनसे आपकी बात हुई पहले? हाँ जी, कई दफा बात हुआ। पहले नहीं होते थे सर। ठीक है, अभी आपकी जो बेटी साहिबा हैं महमूदा अतर साहिबा, वो भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। महमूदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत एक लंबा अरसा इंतज़ार किया है पूरे ही ख़ानदान ने। बातचीत का सिलसिला तो शुरू हो गया पाकिस्तान में, आप लोग बांग्लादेश जो सफारत खाना वहाँ पर मौजूद है वहाँ पर गए हो, इस सिलसिले में कोई कोशिश की जा रही है, किस तरह से वापस जा सकेंगे? महमूदा, आप हमें सुन पा रही हैं? महमूदा से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तक किसी की जानिब से कोई कांटेक्ट किया गया है हुकूमती ज़राए की जानिब से, या ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान में बांग्लादेश का सफारत खाना है इस सिलसिले में कुछ इंतजामात कर सकता है? आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीनन आप एक बहुत अजीम मकसद को अदा कर रहे हैं। अभी तक सूरत हाल ये है कि हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी इदारे ने, किसी हवाले से न बांग्लादेश एम्बेसी ने कोई राब्ता नहीं किया। ये इधर तड़प रहे हैं, इनके घर वाले उधर तड़प रहे हैं, और इनकी दिन ब दिन सूरत हाल सेहत भी बिगड़ती जा रही है, और अभी इनको दिन ब दिन इनका हाफजा भी कमजोर होता चला जा रहा है। बस वो परेशानी की वजह से, जैसे एक आदमी मफकूदुल हाल और 40 साल अब आप समझे एक आदमी ने घर वालों से बगैर परेशानी में गुजारे, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है ये हर आदमी का अंदाजा कर सकता है। तो अभी तक फिलहाल किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। अब्दुल्ला, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास मौजूद नहीं है? आईडी कार्ड, कोई पासपोर्ट, कोई इस तरह का दस्तावेज? 40 साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ वक्त गुजार रहे हैं। देखिए नहीं, इनकी ना दास्तान सुने ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ये जब बांग्लादेश के अंदर थे तो कहते हैं कि उधर गुर्बत बहुत ज्यादा थी, मेरे बच्चे अक्सर भूख प्यास से रहते थे, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में जाता हूँ, कुछ तबलीगी जमात में वक्त लगाऊंगा, साथ फिर कुछ कमा के कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, वापस आऊंगा। तो जैसे ही ये पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आकर उसके बाद इन्होंने इब्तिदा में जमात में वक्त लगाया, लेकिन जमात के रूल हैं कि वो जब आप वक्त लगा रहे हो उस वक्त तो आप उनके मराकिज में या मसाजिद में ठहर सकते हैं, वक्त के बाद वो कहते हैं कि अब आप अपने इलाके में जाके काम करें। तो उसके बाद ये उधर से कोई दोस्त इनसे मिला तो ये पत्तोकी के इलाके में आ गए और कुछ ही अरसे बाद ये इनकी डकैती हुई, चोरी हुई और इनके सारे कागजात चले गए। और उसके बाद अनवर खान साहब मैं आपको बताऊं, बस अल्लाह ताला माफ फरमाए, कैसे लोग हैं, तकरीबन 3-4 दफा मुख्तलिफ मौकों पर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने इनसे कहा कि भाई आप हमें पैसे दें, हम आपका इंतजाम करते हैं वापसी का। वो इनसे पैसे लेके फ्रॉड करके भाग गए। इसी तरह इनके कागजात भी सारे चोरी हो गए। तो इस वक्त इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी किस्म की कोई चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ नए सिरे से ही जो कानूनी तरीका अब्दुल्ला है, पहली बार जब अब राब्ता हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, वो क्या स्टोरी है वो भी हमें बताइएगा। किस तरह से पहली बार बातचीत हुई, किस तरह से ये कनेक्ट कर पाए उनसे बांग्लादेश में? अच्छा, ऐसे है कि मेरा तकरीबन इनसे 7 साल से राब्ता है कारी अब्दुल कबीर साहब से, और इससे पहले जो हमारे इलाके के बड़े बुजुर्ग हैं वो इनको 35-40 साल से सारे जानते हैं। मेरा 7 साल से इनसे राब्ता हुआ तो मैं देखता था कि ये अक्सर परेशान रहते थे। तो मैं इनसे पूछता था कि कारी साहब आपका घर वाले कोई तो होगा, कोई मुझे थोड़ा सा बताएं। तो ये ना जब भी कोई इनको बताता था ना तो ये खामोशी इनके ऊपर तारी हो जाती थी, परेशान हो जाते थे जी। तो फिर आज से तकरीबन 7-8 माह पहले मैंने इनसे कहा कि आप मुझे बताएं, कुछ लिख के दें अपने इलाके का नाम, और इसी दौरान ठीक है अब्दुल्ला, हमारे साथ ही रहिएगा। महमूदा था साइमा ने भी हमें ज्वाइन किया है। महमूदा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा अब क्या कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह इन्हें बांग्लादेश लाया जाए। वहां पर आपकी जो अहदेदारान हैं, क्या उनसे बात हो रही है? जी, लैंग्वेज प्रॉब्लम का इस वक्त हमें बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है, और क्योंकि जो लैंग्वेज एक बैरियर है बांग्लादेश पाकिस्तान की मौजूद, जो पूरी फैमिली है वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, वो हमें सुन पा रहे हैं, लेकिन एक ज़बान हमारी वो शायद नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से बात करने में मुश्किल का हमें सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल्ला बताएगा अभी कारी अब्दुल कबीर साहब क्या कहते हैं, क्या हुकूमत से अपील करते हैं, किसी इदारे से कोई राब्ता खुद करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से, बांग्लादेश की जो उनकी हुकूमत है उससे कोई मुतालबा कर रहे हैं? देखें जी, कारी अब्दुल कबीर साहब का तो अब यही मुतालबा है। वो ये कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों के बगैर, अपनी बीवी के बगैर मशक्कत की, तकलीफ की गुजारनी। बल्कि जिस वक्त कारी साहब पाकिस्तान में आए थे उस वक्त ये जो अभी इनकी बेटी महमूदा हमारे साथ लाइन में है, इनकी अभी पैदाइश नहीं हुई थी, इनके आने के बाद इनकी पैदाइश हुई। तो अभी कुछ दिन पहले ये रो के मुझे कहने लगे कि मौलाना मेरे लिए दुआ करो, मैं वापस अपने शहर में चला जाऊं, कम से कम मेरी कब्र के ऊपर मेरे बच्चे मिट्टी तो डाल लेंगे। मैं जिस जगह से आया उनको ये तो होगा कि सारी जिंदगी अब उनके बगैर गुजर गई, तो अब मेरे बाप जो हैं उन बच्चों को ये तो पता होगा कि ये हमारे वालिद की कब्र है। जहां तक बात है एम्बेसी की, देखिए जी, मैंने ना आज से कोई 5-6 माह पहले खुद कोशिश की एम्बेसी में, अपने एक दोस्त को भेजा तकरीबन 4-5 माह पहले इधर बांग्लादेश एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है जी। तो उन्होंने जब जाके बात की वो कहने लगे जी इनके कागजात बनवा। ठीक है अब्दुल्ला, मैं जानना चाहूंगा कारी अब्दुल कबीर से कि वो खुद इस पर कमेंट करें। जो हमारे वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे को अपील करना चाहते हो और बाब इख्तियार उन्हें इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत से लोग उन्हें सुन रहे हैं, वो खुद से जो मैसेज देंगे वो ज्यादा इम्पैक्ट रखेगा। जी कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलावल भुट्टो साहब से, मेरे साथ तारुफ नहीं है, लेकिन उसके अम्मी की तकरीर मैं सुनते रहा, बेनज़ीर भुट्टो को मैं मग़फ़िरत करता हूँ, उनके कब्र में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह जगह बेनज़ीर भुट्टो को। भाई बिलावल साहब, बात यू है तो अल्लाह ने कम उम्र में वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, मैं
बांग्लादेश के रहने वाला हूँ। मैं कारी अब्दुल कबीर आरोप कर रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान हमें ढाका में बांग्लादेश में हर सूरत में जैसे आप बेहतर समझे पैसे भेज दे। रमजान मुबारक में करीब है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अलग पहले मिला नहीं था, अब मिल गया। अब इतनी आज ही जाना दरखास्त है कि हमें मैं बड़ा मेहरबानी बांग्लादेश में भेज दिया जाए जैसे ही आप बेहतर समझे। हर सूरत मेरे पास सवाए कुरान का कुछ भी नहीं है। बिलावल साहब ने वज़ीर खज़ाना साहब से मैं दरखास्त करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें वहाँ भेज दिया जाए। इतनी बहुत मेहरबानी के मेरे बांग्लादेश के अब्दुल कबीर हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अपील भी कर रहे हैं। यकीनी तौर पर एक दर्दनाक उनकी स्टोरी है। 40 साल का अरसा उन्होंने गुजारा है। अगर बांग्लादेशी जो हुकूमत है, जो उनके वज़ीर ख़ारजा है, वो हमें सुन पा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम कहीं तक पहुंच रहा है, तो इनकी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।